गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी बच्चों को। आज हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का 11वीं क्लास का एक नया चैप्टर, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। यानी कि भारतीय संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, आज हम उन्हीं के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो शुरू कर रहे हैं हम अपना नया टॉपिक है, ये हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें हमारे भारत के संविधान के भाग 3 में रखा गया है, यानी कि पार्ट 3 में रखा गया है। और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच रखा गया है। यानी कि अगर हम इन्हें हिंदी में कहेंगे तो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य इनको लिखा गया है। तो बात करते हैं कि जो मूल अधिकार हैं हमारे संविधान के अंदर, ये क्या हैं। तो आपसे अगर कोई पूछा जाता है कि वे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्या हैं, तो हम कहेंगे कि भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक लिखे गए इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इनका आइडिया कहाँ से आया। तो आपको याद होगा, जब मैं आपको आइडिया यानी कि विचार, जब मैं आपको बता रहा था भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो आइडिया है वो हमारे पास कहाँ से आया है, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने इसका विचार लिया है। बात करते हैं कि इनका विकास कहाँ से हुआ है, यानी कि मौलिक अधिकारों का विकास की हम बात करें कि कहाँ से ये आए हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि मौलिक अधिकार जो हैं सबसे पहली बार 13वीं सदी में, यानी कि 13वीं शताब्दी के अंदर सन 1215 में ब्रिटेन के एक महाराज हुआ करते थे, जिनका नाम था किंग जॉन। किंग जॉन के द्वारा ये मौलिक अधिकार दिए गए थे एक अधिकार पत्र में, जिसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ये एक अधिकार पत्र था। तो सर्वप्रथम जो अधिकारों की बात आती है उसमें इस मैग्ना कार्टा का ही जिक्र आता है। ये अधिकार पत्र था और इसको कहा जाता है अधिकार पत्र, जो 1215 में ब्रिटेन के ये किंग हुआ करते थे, ब्रिटेन के, उन्होंने अपने ब्रिटिश नागरिकों को ये प्रदान किए थे। इसलिए अगर आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो ऐसे में आप बताएंगे कि भाग 3 जो है, भारतीय संविधान का भाग 3 जो है वो हमारा मैग्ना कार्टा कहलाया जाता है। मैग्ना कार्टा कहते हैं उसको, क्योंकि उसमें हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। बच्चों, हम बात कर रहे हैं अब कि भारत में विकास की, कि भारत में मौलिक अधिकारों का विकास किस तरीके से हुआ है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो सर्वप्रथम सन 1925 में एनी बेसेंट का नाम आप सभी ने सुना होगा। एनी बेसेंट ने इनकी मांग की थी, मौखिक मांग की थी, मौलिक अधिकारों की। अब मौखिक को हम कहते हैं वर्बल डिमांड। अब ये एनी बेसेंट कौन थी, तो मैं आपको बता दूं, ये एक आयरिश महिला थी। आयरिश महिला का मतलब आयरलैंड से इनका संबंध था। और ये भारत में जो कांग्रेस पार्टी थी, उस कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष थी ये कांग्रेस पार्टी की। तो सबसे पहली बार मौलिक अधिकारों की जो मांग थी वो एनी बेसेंट के द्वारा मौखिक मांग की गई। इसके पश्चात अगर हमसे कोई कहता है कि जी इसकी जो ऑफिशियल मांग थी, ऑफिशियल मांग यानी कि आधिकारिक रूप से मांग कब की गई, आधिकारिक रूप से या लिखित रूप से कब मांग की गई इनकी,
तो वो मैं आपको बता दूं, आप सभी ने 1928 का नेहरू रिपोर्ट ज़रूर पढ़ी होगी, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट के अंदर स्वराज की बात हमने कही थी जब, तो स्वराज के साथ साथ इसमें शासन को चलाने के लिए यानी कि मौलिक अधिकारों की बात भी कही गई थी। ये हमारी पहली ऑफिशियल डिमांड थी, यानी कि इसको आधिकारिक मांग कहें। लेकिन उसके बाद सन 1931 में फिर से ये मांग दोहराई गई, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी सेकंड वाली लंदन के अंदर, वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने इस मांग को दोहराया था। लेकिन सन 1934 में जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी अंग्रेज़ों की, ब्रिटेन की, उसने इस मांग को ठुकरा दिया, नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। और आपको याद होगा कि जब हमने भारत शासन अधिनियम की बात की थी, भारत शासन अधिनियम 1935 की मैंने बात आपको की थी, तो जब वो भारत शासन अधिनियम 1935 हमारे बीच आया तो वो बिना मौलिक अधिकारों के आया। जो भारत शासन अधिनियम था 1935 वाला, वो बिना मौलिक अधिकारों के हमारे पास आया। उसमें हमें मौलिक अधिकार नहीं दिए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि हमें को, और आप जानते हैं कि इस एक्ट में से ही हमारा 70% हिस्सा जो है संविधान का वो लिया गया। लेकिन अगर आपसे ये पूछें कि इस वाले जो संविधान की जो इसमें और जो हमारा आज का आधुनिक संविधान है उसमें क्या मेन अंतर है, तो इसमें सबसे बड़ा जो अंतर है वो यही है कि यहाँ पर मौलिक अधिकार हमको नहीं दिए गए थे, और जो हमारा आज का आधुनिक संविधान है वहाँ पर हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया, भाग 3 में इनको रखा गया है। तो जो ये गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था, इसके पश्चात आपको भारत में कैसे कैसे इनका विकास हुआ उसकी बात मैं आपको बताता हूँ। सन 1945 के अंदर एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था तेज बहादुर सप्रू समिति। ये कमेटी बनाई गई जिनको मौलिक अधिकारों का काम दिया गया। इनको कहा गया कि मौलिक अधिकारों के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करें, और इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की, और इन्होंने जो मौलिक अधिकार थे उनको 2 हिस्सों में बांटा। एक वो अधिकार थे जिनको से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसे अधिकार जिनसे किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता, और अगर उनको वंचित किया जाता है, तो वो कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। यानी कि यहाँ एक ऑप्शन दे दिया गया है कि अगर इन अधिकारों से वंचित किया जाएगा तो सीधा जो व्यक्ति है वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा या हाई कोर्ट जाएगा, और वो उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। लेकिन और इन्हीं अधिकारों को हमने अपने भाग 3 में जगह दी, भाग 3 के अंदर हमने जगह दी, और आर्टिकल जो मैंने अभी आपको बताया 12 से 35 तक इनको जगह दी गई। दूसरे तरह के जो अधिकार थे जिनको वंचित किए जाने की स्थिति में, अगर वंचित किया जाएगा उस स्थिति में कोर्ट में हम नहीं जा सकते हैं। ऐसे अधिकार जिनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उनको हमने भाग 4 में रखा, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 के मध्य इनको रखा। और इनको जब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आप जान जाएंगे, इनको कहा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव, DPSP बताया था मैंने आपको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स
ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि DPSP रखा गया है। यानी कि इनके वंचित होने की दशा में, ऐसी स्थिति में हम कोर्ट की शरण में नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर ये वाले अधिकार जो हमने भाग 3 में रखे हैं, अगर ये अधिकारों को हमें वंचित किया जाता है इनसे, तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, जो आर्टिकल हैं। अब सीधे हम उसी पर आते हैं। तो आज हम अपना पहला मौलिक अधिकार ले रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हम इन सारे अधिकारों को पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको जिक्र करता हूं कि आर्टिकल 12 में क्या जिक्र किया गया है। आर्टिकल 12 में बेटा आप सभी देखेंगे कि हम कुछ देर के बाद राज्य का जिक्र करेंगे, राज्य वर्ड बोलेंगे। तो राज्य में की परिभाषा को जो है इस आर्टिकल के अंदर रखा गया है कि राज्य क्या है। तो जितने भी सरकारी, अब हम यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं, हम कहते हैं कि भारत जो है एक देश है, लेकिन जब हम बात करेंगे तो भारत को भी एक हम राज्य की तरह ही बात करेंगे कि भारत एक स्टेट है। यहाँ राज्य की परिभाषा में भारत भी एक राज्य ही आता है। उसके अलावा जितने, कई बार हमारे दिमाग में एक गलतफहमी होती है कि राज्य का मतलब है, जैसे हमने कहा हमारे यहाँ यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, इस तरह की बात नहीं होगी। यानी कि हम भारत को भी एक राज्य का ही दर्जा देंगे। और जितने भी हमारे सरकारी संस्थान हैं, कोई भी सरकारी संस्थान है, कोई भी सरकारी हमारे व्यक्ति हैं, वो सभी हमारे राज्य के दायरे में आएंगे। तो इस आर्टिकल के अंदर राज्य की परिभाषा को बताया गया है। और इसी के साथ इस आर्टिकल को शील्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। शील्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसका मतलब होता है ये मौलिक अधिकारों का कवच भी कहा जाता है। इसमें ही ये व्यवस्था की गई है कि अगर इन अधिकारों से किसी को वंचित किया जाएगा तो वो व्यक्ति कोर्ट की शरण में जा सकता है। इसलिए आर्टिकल 12 को अगर आपसे कोई पूछता है कि मौलिक अधिकारों के कवच को किस आर्टिकल के तहत हम जानते हैं, तो वो आर्टिकल 12 है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 13, वैसे इन दोनों आर्टिकल्स की आपको सबसे कम ज़रूरत पड़ेगी। इसमें 13 में कहा गया कि संविधान लागू होने से पहले जितने भी नियम बनाए गए थे, वो सभी को, अगर मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो उन सभी नियमों को इसके बाद, लागू होने के तुरंत बाद ख़त्म माना जाएगा। इनको नल एंड वॉइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। अगर उनमें से जो पिछले कोई कानून जो चल रहा था वो जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उसको आर्टिकल 13(1) में कहा गया कि वो ख़त्म माने जाएंगे, ज़ीरो माने जाएंगे। इसी का एक दूसरा पार्ट है आर्टिकल 13(2). उसके बाद में ये कहा गया कि अगर संविधान लागू होने के बाद कोई ऐसा कानून या नियम बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो वो भी अपने आप सरकार जो संविधान के अनुसार वो शून्य माना जाएगा, अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है। यहाँ पर हम दो बात करेंगे बेटा। वो बात है, इन दोनों का अंतर आपको ज़रूर समझना है। हम यहाँ पर बात करेंगे एक तो नागरिक की और एक व्यक्ति की। यहाँ इन दो वर्ड्स का अंतर जरूर समझना है। नागरिक का मतलब है हमारे पास यहाँ सिटीज़न, भारत का नागरिक जैसे हम कह रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल हैं, इनमें से यहाँ व्यक्ति को हम कह रहे हैं पर्सन कोई भी हो सकता है। अगर कोई बाहर का विदेशी व्यक्ति, फॉरेन व्यक्ति जो है भारत में रह रहा है, तो वो व्यक्ति तो है ही और भारत के अंदर रह रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम नागरिक किसको कह रहे हैं? जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त है। तो इसमें जो 12 से लेकर हम 35 तक पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं। और उनमें से कई जो प्रावधान है वो इस तरह के हैं जो भारत के नागरिकों को भी मिले हुए हैं और व्यक्तियों को, यानी कि व्यक्ति कौन हो सकते हैं? ये विदेशी हो सकते हैं जिनको भारत की नागरिकता नहीं है, इन पर भी लागू होते हैं। तो मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सा आर्टिकल
केवल नागरिकों पर लागू होता है और कौन सा आर्टिकल दोनों पर लागू होता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि किस किस आर्टिकल को हमें किस किस व्यक्ति पर लागू किया जा सकता है। तो हम अब जो हमारा पहला अधिकार है मौलिक अधिकार, अब हम उसका जिक्र शुरू करते हैं। तो पहला मौलिक अधिकार है हमारा राइट टू इक्वेलिटी। इसको हम कहते हैं समानता का अधिकार। समानता के अधिकार को हमने रखा हुआ है आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच, यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है हमारा राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार को रखा गया है। तो सबसे पहले अधिकार पर आते हैं हम, वो है आर्टिकल 14, अनुच्छेद, हिंदी में कहेंगे अनुच्छेद 14। तो ये क्या कहता है? आर्टिकल 14 क्या कहता है कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब है यहाँ कानून से, कानून के सामने सभी समान हैं। इस बात का मतलब है कानून के सामने में समान हैं सभी, चाहे कोई व्यक्ति गरीब है, चाहे कोई व्यक्ति अमीर है, चाहे बहुत उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, चाहे एक गरीब व्यक्ति जो बिल्कुल समाज में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, वो कानून के समक्ष बिल्कुल इक्वल माने जाएंगे। सज़ा का प्रावधान जो बड़े व्यक्ति के लिए है वो उस व्यक्ति के लिए भी होगा। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कानून उनको अलग ट्रीट नहीं करेगा। यानी कि जो आर्टिकल 14 है वो हमें कहता है कि कानून के सामने भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वो समान है। दूसरा, लेकिन हाँ, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद का क्या मतलब होता है कि किन लोगों को इसमें छूट मिली हुई है। अपवाद का मतलब होता है किन व्यक्तियों को इसमें छूट मिली हुई है। तो आप के लिए बता दूं मैं, आर्टिकल 361 आगे चल के पढ़ेंगे आप कभी भी, तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति अगर अपने पद पर आसीन हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो अब आप कहेंगे कि जी आप तो कह रहे हो कि जी कानून के सामने सब समान हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को यहाँ पे छूट दी गई है आर्टिकल 361 के अनुसार। ऐसे ही राज्यपालों को भी छूट दी गई है कि वो भी उनके खिलाफ जब तक वो अपने पद पर रहेंगे तब तक ना तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही उन व्यक्तियों को के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये इसका एक एक्सेप्शन है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो राज्य MP होते हैं, हमारे सांसद होते हैं, MLA होते हैं, 105 आर्टिकल 105 के तहत इनको भी छूट दी जाती है। क्यों दी जाती है और वो कैसी छूट है कि 40 दिन, जब आपको हम बताएंगे सत्र होता है, सत्र के दौरान इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सत्र से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इनको गिरफ्तारी नहीं की जा सकती MP और MLAs की। तो कुछ लोगों को यहाँ छूट दी गई है, लेकिन बाकी सभी जो हैं कानून के सामने जो हैं सभी एक समान हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। तो आर्टिकल 15 को ज़रा समझिएगा, अनुच्छेद 15 को। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। धर्म का मतलब है रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और बर्थ प्लेस के आधार पर राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं करेगा।
ऐसी स्थिति में ये नहीं कहेगा कि आप इस धर्म के हो तो आपके साथ में ये किया जाएगा, इस तरह का विभेद नहीं करेगा, या जाति आपकी अलग है, इस तरह की कोई बात राज्य नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा कि अपवाद हैं, इसमें भी कुछ अपवाद डाले गए हैं। अपवाद क्या हैं? वो एक्सेप्शंस क्या हैं कि इसी के जो अगले पार्ट्स हैं उनमें कहा गया है, 15 का जैसे 1 पार्ट में ये कहा गया और 15 के जो आगे आने वाले पार्ट्स हैं उसमें कहा गया कि राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कानून बना सकता है अलग से। अब यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो लिंग के आधार पे हो गया, हम कहेंगे कि भाई हम कह रहे हैं कि पहले लिंग के आधार पर नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्य चाहे तो महिलाओं के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए ये कुछ अलग से प्रावधान बना सकते हैं। उसके अलावा एक अपवाद और है कि अगर राज्य चाहें तो जाति यानी कि जैसे SC, STs और OBCs हैं, इनके लिए भी प्रावधान बना सकता है, क्योंकि ये लोग समाज में काफ़ी नीचे स्तर पर चले गए। इनको उठाने के लिए राज्य चाहे तो इनके लिए कानून बना सकता है। अब राज्य का मतलब मैं कह रहा हूँ ना, राज्य चाहे तो राज्य का मतलब अब ये नहीं है कि खाली हम राज्य सरकारों की बात कर रहे थे, तो यहाँ भारत सरकार की बात भी हम कर रहे हैं। इससे जो अगला है अनुच्छेद 16, उस पर हम जल्दी से आ जाते हैं। समान अवसर, रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना, रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ हम कहेंगे राज्य की जिम्मेदारी है कि सभी व्यक्तियों को रोजगार के समान अवसर दिए जाएं। ऐसे में जो ये रोजगार के समान अवसर की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर स्पेशल बात ध्यान रखने की क्या है कि वो केवल गवर्नमेंट नौकरीज़ की बात कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट सर्विस जितनी है उनकी बात कर रहे हैं। प्राइवेट सर्विसेज इसमें नहीं आती हैं कि सरकारी नौकरियों में सभी समुदाय के लोगों को समान अवसर प्रदान किए जाएं। लेकिन यहाँ फिर से वही मैं कहूँगा कि एक दो अपवाद इसमें भी हैं कि SC, ST, OBC के लिए राज्य चाहें तो अलग से प्रावधान कर सकते। तो आप जानते होंगे OBC को 27% का आरक्षण दे रखा है सरकार ने सरकारी नौकरियों के अंदर। SC, SC और STs के लिए भी 21% और अलग अलग प्रावधान किए हुए हैं। और अभी आपको पता होगा कि जो हमारा 103वां संविधान संशोधन हुआ है, 103वां जो संविधान संशोधन हुआ है, उसमें संविधान संशोधन जो किया गया है उसके अंदर अभी प्रावधान किया गया है किनके लिए? EWS कैटेगरी के लिए। EWS क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके लिए भी 10% का आरक्षण किया गया है। तो ये रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना और उसके ये एक्सेप्शंस हैं। ऐसे ही आर्टिकल 17 पे आते हैं, थोड़ा जल्दी से आज इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो जो आर्टिकल 17 है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी बहुत ज़्यादा जोर दिया था इस पर उन्होंने। तो ये क्या है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। इसका क्या मतलब है? अनटचेबिलिटी कि जैसे नीची जातियों को अनटचेबल माना जाता था, उनके हाथ से पानी पीना, खाना ये बिल्कुल गलत माना जाता था। तो इसको आर्टिकल 17 के अंतर्गत पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। कोई भी आदमी अगर छुआछूत करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे मंदिरों में नहीं प्रवेश करने देते थे, मस्जिदों में या इस तरह के धार्मिक संस्थानों में प्रवेश नहीं करने देते थे, क्योंकि वो उनकी जाति छोटी है। तो इस चीज़ को पूरी तरह से आर्टिकल 17 में ख़त्म कर दिया गया है और अब इसको उन्मूलन हो गया है। नेक्स्ट जो इसका लास्ट है हमारा, हम बात कर रहे थे ना राइट टू समानता का अधिकार में, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। तो इसका लास्ट जो आर्टिकल है 18 वो है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। अंग्रेज जब थे तो यहाँ बहुत सारी उपाधियाँ दे रखी थी उन्होंने लोगों को। तो जैसे ही हमारा संविधान बना तो हमने आर्टिकल 18 के अंतर्गत हमने उन सभी उपाधियों का ख़त्म कर दिया, उन्मूलन कर दिया।
और आपको पता होगा केवल भारत में कौन लोग उपाधियां टाइटल लगा सकते हैं, तो वो हैं हमारा जो डॉक्टरेट्स कर चुके हैं, आप जानते होंगे डॉक्टर्स, और जो हमारे रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जैसे आपने देखा होगा मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट, वही लोग अपने नाम से आगे उपाधियों को जोड़ सकते हैं जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। इनके अलावा बाकी किसी भी व्यक्ति को उपाधियां लगाने का हक समाप्त कर दिया गया है। तो बेटा आज हम सभी ने क्या पढ़ा? राइट टू इक्वलिटी पढ़ा। मौलिक अधिकारों में जो पहला अधिकार है हमारा राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये जो 5 प्रावधान थे इसके ठीक से समझ में आ गए होंगे। आगे के वीडियो में हम आगे के जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।